तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मिड वीक सेशन है एंड ओवरऑल जिस तरह से मूड माहौल आज लग रहा है काफी सुस्ती भरा है। खबरों का अभाव है, नंबर्स भी बहुत ज्यादा आज नहीं है, कल भी उतने नहीं थे। तो स्टॉक कुछ लिया है? बिल्कुल कुछ तो स्टॉक लिए हैं और इसी बात में लगातार जो है कंपटीशन चल रहा था कि कुछ भी अगर खबर आए तो सबसे पहले कौन लेता है। तो जो इक्का दुक्का कुछ अगर आप खबरें आती हुई दिखी हैं उस पर हमने बिल्कुल ट्रेडर्स रैली खेलेंगे। उसी के साथ साथ जो आपको अगर आप बताइए ग्लोबली आउटलुक आपको कैसा लग रहा है, ग्लोबली अगर आप इस टाइम से में अगर आप कल की बात करें या फिर आज जो दिख रहा है कैसा माहौल दिख रहा है। देखिए, मूड माहौल वहां पर भी बेहद सुस्ती का है, चाहे आप अमेरिकी बाजारों की बात करें, और इसका इंडिकेशन हमें एसजीएक्स निफ्टी पर भी आता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, 19-20 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर अभी कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और डाउ जोन्स आप देखिए तो निचले स्तरों से थोड़ी सी खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई दिखी है, बट लार्जली जो सेंटिमेंट है वो फ्लैट सा ही बंद होता हुआ दिखा है। नास्डैक दूसरी तरफ देखिए तो ऊपरी स्तरों से गिरावट आई थी और वो गिरावट थोड़ी सी कंसिस्टेंट ही रही है पूरे दिन के दौरान। तो टेक शेयर्स वहां पर बहुत बड़ा सपोर्ट अभी के सत्र में नहीं आता हुआ दिख रहा है। और यूरोपियन मार्केट्स की तरफ भी अगर आप नजर डालें तो वहां से भी रुझान ज्यादा पॉजिटिविटी के तो नहीं है। हालांकि कल के सत्र में आप देखिए तो तीनों इंडाइसेस में थोड़े से हरे निशान में कारोबार होते हुए दिख रहे थे। तो यूरोपियन मार्केट से थोड़े बहुत अच्छे संकेत हैं, बट लार्जली अब यही देखना है कि जो एफआईआई का आंकड़ा कल के सत्र में बनता हुआ दिखा, लगभग 810-812 करोड़ का यहाँ पर कैश मार्केट में एफआईआई ने बिकवाली की थी। और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर चाइना का कल जो जीडीपी आंकड़ा आया 4% का अनुमान था, 4.5% का Q1 जीडीपी आंकड़ा उन्होंने दिया। तो ऐसा हो सकता है कि एफआईआई भारत को बेच के चाइना में यहाँ पर अपनी पोजीशंस बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं आगे आने वाले समय में, क्योंकि हाल फिलहाल ही हम देख रहे थे पिछले 2-3 महीनों से आपको चाइना रीओपनिंग कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा फैक्टर बनता हुआ नजर आए आगे चलकर। बट देखना होगा मूड माहौल, क्योंकि इंडिया की स्टोरी भी काफी इंटैक्ट है। और अगर एफआईआई ये गलती कर रहे हैं तो देखना होगा कि यहाँ पर डीआईआईज इससे कितना बड़ा गेन्स आगे चलकर ले सकते हैं। बट अभी सिनेरियो यही बना हुआ है कि ग्लोबल मार्केट से ऑलमोस्ट सुस्ती का मूड माहौल है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। अर्निंग्स हैवी जो सेशंस है वो अगले हफ्ते से लार्जली स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे, बट इस हफ्ते ये भी ध्यान रखना है कि रिलायंस के नंबर्स भी आने वाले हैं। तो देखना है कि इसका जो इम्पैक्ट है प्री रिलायंस नंबर्स किस तरह से आज पूरे बाजार में ओवरऑल मूड माहौल कैसा आता है। बट जिस तरह से अभी सिनेरियो बना हुआ है, कितने खरीदारी कितने बिकवाली ये बताएं, और अपना पहला कैश स्टॉक कौन सा आपने चुना है वो भी व्यूअर्स को बताएं। देखिए, जो सबसे बड़ी खबर अगर आप आज की देखेंगे विंडफॉल टैक्स, उसी के दम पर अगर आप देखेंगे 2 बिकवाली के हैं, मतलब एक पुट ऑप्शन है और एक सेल लिया है। बाकी ओवरऑल आप देखेंगे बाकी सब बाय हैं। अब सबसे पहले अगर कैटेगरी की बात करें तो वो है कैश स्टॉक। कैश स्टॉक में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। अब उसका रीजन क्या है, आज देखिए अगर आप बीएमएल लैंड एसेट्स की जो है वो लिस्टिंग होने वाली है। अगर लिस्टिंग होने वाली है तो ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे, अगर हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इनका भी एक लैंड बैंक है। और अगर आप देखेंगे इनका जो Q1 में जब रिजल्ट आया था तो उसका पेज नंबर 6 पे इन्होंने अपना लैंड का जो है वहाँ पर वैल्यू बताया है, वो लगभग 10,600 करोड़ के आसपास है। वो पर शेयर वैल्यू अगर आप करें तो उस हिसाब से लगभग 300 के आसपास आता है। और मौजूदा अगर भाव दिख रहे हैं तो वो लगभग आपको 100 के आसपास, 96 के आसपास जो दिख रहा है, 93 के आसपास दिख रहा है। तो लगभग डिस्काउंट 70% का है। तो अगर बीएमएल लैंड एसेट्स की जो है अगर आपको लिस्टिंग थोड़ी अच्छी होती हुई दिखती है, 250 या 250 से ऊपर होती हुई दिखती है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी मोमेंटम आता हुआ दिखे। आपको कल भी अच्छा मोमेंट आता हुआ दिखा था, इसलिए हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज जो है वो बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 96 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 92 का। बिल्कुल अरमान, तो चलिए बीएमएल लैंड एसेट्स की लिस्टिंग होने वाली है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह बन रही है अरमान की तरफ से। चलिए मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है सोम डिस्टिलरीज का काउंटर। दरअसल कल कंपनी ने खबर ये बताई है कि इनकी जो एक सब्सिडियरी है वहाँ पर एक कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है कर्नाटक में, और उसमें जो कमर्शियल ऑपरेशंस है, कमर्शियल प्रोडक्शन है, उसकी शुरू हो गई है। तो कमर्शियल प्रोडक्शन जाहिर सी बात है कि अभी शुरू हो गया और इस टाइम पे ये शुरू हुई है, तो आगे चलकर जो पीक डिमांड आती हुई दिखेगी, कंपनी ने ऐसा कहा है कि उसका भरपूर फायदा इनको मिलता हुआ नजर आएगा। वैसे भी आप ये काउंटर देखिए तो लगातार तेजी के मोमेंटम में रहा है, अब ऑलमोस्ट 160 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो निचले स्तरों से बहुत ही शानदार खरीदारी यहाँ पर बनती हुई दिखी है, और कहीं ना कहीं कल के सत्र में भी जो थोड़ी बहुत तेजी बनी है वो आज भी जारी रह सकती है, क्योंकि खबर का इम्पैक्ट आज इस काउंटर पर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके हैं। 165 का टारगेट लगाइए, 156 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर अब डेरिवेटिव स्पेस में हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से फ्यूचर्स कैटेगरी में है जेएसडब्ल्यू स्टील का काउंटर।
अब मेटल स्पेस पर मैं पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार बुलिश हूँ। इनफैक्ट 11 अप्रैल को मैंने बताया था आपको हिंडाल्को का काउंटर, और उसके बाद से आप देखिए किस तरह की तेज़ी वहाँ पर बनती हुई नजर आई है। और अब मुझे लग रहा है कि जो स्टील काउंटर्स हैं वहाँ पर भी आपको तेज़ी आगे चलकर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्ले अमेरिकन मार्केट्स में हो रहा है वहाँ पर भी मेटल्स थोड़े से आउटशाइन करते हुए दिख रहे हैं। कल के सत्र में भी करीबन 1.5-2% तक की तेज़ी वहाँ पर बनती हुई दिखी थी। तो JSW स्टील इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। तो 740 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर भी रखिए, 712 आपका स्टॉप लॉस बने। देखिए मेटल की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो सिर्फ स्टील की भी बात करें तो अगर चाइना की अगर स्टोरी अच्छी होती है तो लगभग अगर आप देखेंगे कई सारे मेटल्स में तो 50% तो उन्हीं का ही है, प्रोडक्शन भी और कंजम्पशन भी। तो वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी स्टोरी अच्छी होती है तो बाकी सारी कंपनियों के लिए अगर कुछ चंद % भी बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो डेफिनेटली जो आपका तर्क है जो लगातार आप देते जा रहे हैं काफ़ी बढ़िया। फ्यूचर्स में जो मैंने सेल किया है वो है रिलायंस। अब उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप जैसे खबर आती हुई दिखी है कि डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन पर जो विंडफॉल टैक्स है 6,400 प्रति टन जो है वो अब लगाया गया है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे लॉजिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव खबर इनके लिए हो जाती है। इसी के तर्क पर मैं दूसरा स्टॉक भी दूंगा। उस हिसाब से आपको रिलायंस के जो है फ्यूचर सेल करने हैं। टारगेट रखेंगे 2270 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 2375 का। ये और सिमिलर तर्क पे ऑप्शंस में मैंने अगर आप पुट ऑप्शन बाय करा है वो है ONGC। सिमिलर तर्क है यहाँ पर भी, अगर जैसे ही अगर आप विंडफॉल टैक्स जो है वो अच्छा लगता हुआ दिखाए, आपको बड़ा बढ़ता हुआ दिखाए जो पहले कम था, उसके बाद 6,400 प्रति टन जो है वहाँ पर आपको आता हुआ दिखाए, यहाँ पर इनके लिए भी ये अगर आप देखें तो नेगेटिव स्टोरी हो जाती है, नेगेटिव खबर हो जाती है। इसलिए ONGC का भी पुट ऑप्शन बाय करेंगे 160 का जो 1.4 के आसपास का आपको मिल रहा है। टारगेट रखेंगे 1.85 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1.25 का। बिल्कुल, तो चलिए रिलायंस और ONGC ये दो काउंटर्स पर अरमान की नज़र बनी हुई है। जिस तरह से विंडफॉल टैक्स क्रूड ऑयल पर वापस से बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं सिनेरियो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको बिकवाली नज़र आए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैंने स्टॉक चुना है ऑप्शंस कैटेगरी में ICICI लोम्बार्ड का। जिस तरह से नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, खासकर अगर आप मुनाफे के लिहाज से बात करें तो 40% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है, जबकि स्ट्रीट का अनुमान और हमारा अनुमान भी लगभग 340-341 करोड़ रुपए का था। 437 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। हेल्थ सेगमेंट में एक प्रीमियम ग्रोथ आती हुई दिखी है और मैं इनका रिजल्ट चेक कर रहा था तो उसमें जो कमीशंस वाला इनका लाइन आइटम है खासकर टोटल एक्सपेंसेस में, वो 160 करोड़ से सीधा 90-91 करोड़ होता हुआ दिखा है, कमीशंस प्लस ब्रोकरेज वाला जो लाइन आइटम है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही है कि यहाँ पर जो खर्चे हैं ये इनके कम हुए हैं, इसका फायदा इनको बॉटम लाइन पर आता हुआ नजर आया है। तो इस वजह से यहाँ पर ICICI लोम्बार्ड पर खरीदारी करके चलिए। नेट प्रीमियम अर्न भी लगभग 12.5% बढ़ा है। 1140 रुपए का कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर 28 रुपए पर उपलब्ध। खरीदारी करिए 45 रुपए के टारगेट के लिए और 20 रुपए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आएगा। तो चलिए ऑप्शंस कैटेगरी भी पूरी हो गई है, बढ़ते हैं आगे टेक्नो पिक के लिहाज से हमारे रेडर पर कौन से स्टॉक से। तो इसमें सबसे पहला मेरी तरफ से कॉल है ABFRL यानी कि आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि चार्ट सेक्टर लगातार कमजोरी दिखा रहे हैं और लंबी अवधि का चार्ट आप देखिए 3 महीने 6 महीने यहाँ पर कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड आपको दोनों ही यहाँ पर जो टाइम पीरियड है उस पर आते हुए नजर आए हैं। तो स्ट्रक्चरली वीक काउंटर मुझे लग रहा है और आज अगर बाजारों में फिर से FIs की तरफ से बिकवाली होती है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो लॉन्ग अनवाइंडिंग लगातार ABFRL में हो रही है आज भी कंटिन्यू होती हुई दिखे। कल के सत्र में भी लाल निशान में बंद हुआ था। बिकवाली की राय है चार्ट स्ट्रक्चर पर केवल 218 रुपए के टारगेट के लिए और जो हायर साइड पर स्टॉप लॉस बनाना है आपको वो होगा 228 रुपए का। तो ये टेक्नोपिक मेरी तरफ से। देखिए टेक्नोपिक की अगर आप बात करें तो मैं को जो चार्ट जो है कंपेरेटिवली अच्छा लग रहा है वो है मनापुरम फाइनेंस, क्योंकि आप ओवरऑल अगर आप चार्ट देखें तो इसका चार्ट जो है इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपको दिखेगा कुछ समय के लिए अगर आप देखेंगे इसमें जो ग्रोथ आई है, जो मोमेंटम आया है वो आपको अच्छा आता हुआ दिखा है। कल भी अगर आप देखें तो लगभग 2% के आसपास की आपको तेजी आती हुई दिखी थी। तो ओवरऑल उस स्पेस से अगर आप देखें तो ये टारगेट जो है आपको 135 का रखना है और स्टॉप लॉस रखना है 129.5 का, क्योंकि अगर आप देखें टेक्निकली आपको साउंड दिख रहा है। अब बात आती है फंडामेंटल स्टॉक्स की। फंडामेंटल में फंडा के हिसाब से जो मैंने स्टॉक लिया है वो है ICICI प्रूडेंशियल। देखिए ओवरऑल अगर आप इस स्टॉक्स को या फिर इस स्पेस की क्यों ना बात करें, ये स्पेस कई समय के लिए है, सिर्फ 1 साल के लिए 2 साल के लिए नहीं, कई समय के लिए है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कुछ पॉइंट्स हैं जो इस सेक्टर के हिसाब से, सिर्फ इस कंपनी के स्पेसिफिक नहीं, इस सेक्टर के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अगर आप सम
एश्योर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें कि कितना सम एश्योर्ड है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी का, तो वो अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस स्पेस की बात कर रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस के स्पेस में, तो लगभग 22% हमारे देश का आता है। लगभग अगर आप यूएसए का देखेंगे तो 250% का आता है। ये एक तर्क हुआ। दूसरा तर्क अगर आप देखें प्रोटेक्शन गैप की, कितना प्रोटेक्शन हमें चाहिए और उसमें ऑलरेडी कितना डिफरेंस है, तो लगभग वो हमारे देश का अगर आप देखें तो वो लगभग 83% के आसपास आता है, जबकि इंडोनेशिया, जबकि वहाँ पे उनका भी लगभग 76% है, मतलब हमसे भी नीचे है। तो इस स्पेस में आपको काफ़ी जो है माफ़ कीजिएगा ग्रोथ बढ़िया जो आपको टैक्स में अगर आप देखें न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से डेफिनेटली अगर आप देखें कि खबर उसके इम्पैक्ट से ये होता हुआ दिखा था कि सेक्टर्स पे थोड़ा जो है इंटरेस्ट थोड़ा लूज होता हुआ दिखा था। पर ये चीज़ आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं ये खरीद रहे हैं, ये लॉन्ग टाइम के लिए खरीद रहे हैं, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं होता है ऑब्वियसली। अगर स्पेसिफिकली ये इसको लंबे स्तर पर अगर आप देखें तो ये कंपैरेटिवली स्पेस की कंपनियों में अच्छा आपको जो है मोमेंटम आता हुआ दिखेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल का दे रहा हूँ, पर आपको ये स्टॉक जो रखे लगातार आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और हर गिरावट में आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर खरीदना चाहिए। टारगेट रखेंगे 550 का, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। फंडामेंटली मुझे तो आईसीआईसीआई प्रू पसंद आ रहा है। कुशल, आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए यहाँ पर अरमान मेरी तरफ से फंडा पिक तो मैं बार बार यही देख रहा था कि यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको आपको बड़ा फोकस अब वापस से कर चलना चाहिए। जो गिरावट होनी थी वो मुझे लग रहा है कि अब हो चुकी है। डाउनसाइड रिस्क कहीं ना कहीं अब उसका बॉटम बन चुका है और आगे के लिए जो ग्रोथ ट्रिगर्स हैं वो काफ़ी शानदार दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी ने ये भी कहा है कि 2027 तक जो ईवी पोर्टफोलियो है उसमें करीबन 20 से 30% यानी कि पूरे के पूरे पैसेंजर व्हीकल्स में 20 से 30% इलेक्ट्रिक होते हुए नजर आएंगे। इन्होंने XUV 400 भी अपनी लॉन्च की थी और शानदार रिस्पांस वहां पर इनको ऑलरेडी मिलता हुआ दिख चुका है। और वैसे भी हम हिस्ट्री जानते ही हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर एक पायनियर के रूप में निकल कर आए थे जब इन्होंने अपना ईवी लॉन्च किया था इनिशियली। आई थिंक 2010 या 2012 में जो इनका गाड़ी थी वो आती हुई नज़र आई थी। पर ऑब्वियसली वो समय इतना मैच्योर नहीं था कि ईवी का अडॉप्शन उतने फास्टर पेस पर हो सकता था। पर टाटा मोटर्स जिस तरह से अभी लीड इन्होंने ली हुई है, ऐसा हो सकता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा सेकंड बेस्ट कॉम्पिटिटर निकल कर आए अपने मार्केट शेयर्स को और फर्दर इंक्रीज करने के लिए। अभी मौजूदा इनका पोर्टफोलियो उतना बड़ा ईवी का नहीं है, बट अगर ये लोग इस चीज़ पर कैपिटलाइज करते हैं और मैनेजमेंट भी अब बड़ा फोकस, जिस तरह से स्टेटमेंट आता हुआ दिख रहा है 2027 ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 4 साल का गैप है। और कहीं ना कहीं अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, लगातार जितने भी ऑटो कंपोनेंट प्लेयर्स हैं वो भी अपनी ईवी पर किट जो है वो उसका पोर्टफोलियो साइज अपना बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। तो कुशल, अगर आप देखें कि अगर आप ईवी में, क्योंकि आपने सुना BLW जो कि आपको काफी पसंद है मुझे पता है, तो आपको अगर 2 स्टॉक जो आपको सबसे अच्छे रखने हो ईवी स्पेस में, तो सोना BLW के अलावा और किसको रखेंगे? OEMs में तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ही मुझे लगता है। ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स तो है ही, बट लार्जली मेरे को M&M अब ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि जिस तरह से उनका एग्जीक्यूशन रहा है, खासकर SUV पोर्टफोलियो में। आगे चलकर ईवी ऑब्वियसली एक ट्रांसमिशन की बात है और अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा उस पर भी कैपिटलाइज कर लेता है तो डिजाइनिंग फ्रंट पर तो कोई कंपटीशन भी इनका हिस्टोरिकली नहीं रहा है SUV पोर्टफोलियो में, जो कि आज के सत्र में कंज्यूमर्स की सबसे बड़ी प्रेफर्ड डिमांड है। तो उस पर बहुत बड़ा वेटिंग पीरियड आप लगातार देख ही रहे हैं कि यहाँ पर चल रहा है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा आई थिंक इनकी जो भी अभी SUV पोर्टफोलियोज हैं वहाँ पर ऑलरेडी 6 से 8 महीने की वेटिंग तो मिनिमम है। तो सिनेरियो यही है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको यहाँ पर फोकस रखना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो तर्क आता हुआ दिखा है M&M की तरफ से, उससे टाटा मोटर्स पर भी आपको बड़ा फोकस साथ में ही लेकर चलना चाहिए। तो M&M मेरी तरफ से एज ए फंडा पिक खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं और अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि 1400 रुपये के टारगेट्स आपको एज ए फंडा पिक M&M चुनकर चलना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपनी अगली जो कैटेगरी है वो है IPL की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। IPL स्पेस पे मेरी तरफ से स्टॉक है ब्रिटानिया का काउंटर। काफ़ी दिनों से ये मेरे रेडार पर था, पर अब थोड़ी सी हिम्मत जुटा पाया हूँ क्योंकि जिस तरह से ब्रिटानिया का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो बिस्किट्स वाला पोर्टफोलियो है। पाम ऑयल पर जिस तरह की गिरावट पिछले कुछ दिनों में हमने आती हुई दिखी है वो एक बड़ा सपोर्ट है एंड कंजम्पशन स्टोरी है बेसिकली। FMCG स्पेस में आप देखिए तो मजबूती के साथ ये आगे बढ़ता हुआ दिखा है। कल आप नेस्ले देखिए ऑलमोस्ट 3-3.5% की, इतना बड़ा काउंटर होने के बावजूद भी 3-3.5% के गेंस दिखाते हैं, तो वो एक थोड़ा सा काबिले तारीफ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिनेरियो इनके लिए बन रहा है। और ब्रिटानिया मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आप तो डेफिनेटली निवेशित रह सकते हैं, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है। और आगे के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि यहाँ पर अगले 12 महीनों में कम से कम 10 से 15% के गेंस 4,900 रुपये के टारगेट्स के लिए आप ब्रिटानिया पर खरीदारी कर चल सकते हैं। देखिए, ब्रिटानिया की बात करें तो जब मैंने ट्रेडर्स डायरी खेलना चालू किया था उन
चंद दिनों में अगर आप देखें तो उस समय ब्रिटानिया मेरा वन ऑफ द स्टॉक था, वहाँ पर टारगेट भी अचीव हुए थे। फिर उसके बाद अब कुशल उसको आगे बैटल हैंडल कर रहे हैं उसकी। तो डेफिनेटली, और जनरली अगर आप देखें सिर्फ कंजम्पशन स्पेस की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो इलेक्शंस के अगर आप ईयर की बात करें, उसके ईयर की बात करें, तो वहाँ पर कंजम्पशन इन जनरल देखेंगे तो अच्छा ही रहता है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली बढ़िया बैट और बढ़िया कंपनी है। IPL स्टॉक के हिसाब से जो मुझे स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है वो है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या अर्निंग्स कॉल में है। एक तो इनके कितने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 43 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। कितना एरिया है, 93 बिलियन स्क्वायर फीट। अभी तक अगर आप बात करें तो उन्होंने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट करे हैं, 278, उसका कुल एरिया कितना था, 165 मिलियन स्क्वायर फीट। मतलब आधे से ज़्यादा के जो हैं अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। 9 मंथ्स का अगर आप देखेंगे प्रेस रिलीज या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो नतीजे आते हुए दिखे थे आपको, हाईएस्ट आपको सेल्स दिखी, हाईएस्ट कलेक्शन दिखा, सब चीज़ें आपको बढ़िया होती हुई दिखी। अगर 81% ऑफ जो इन्वेंट्री है जो पिछले 12 महीनों में अगर जो उन्होंने लॉन्च करा है, वो 81% ऑफ इन्वेंट्री जो है वहाँ पर आपको दिखेगा अच्छी खासी जो है वो बिकती हुई दिखी है। इंस्टीट्यूशंस का भरोसा यहाँ पर लगभग 30-31% का है। तो ऐसी कंपनी जिसकी अगर आप देखें तो ब्रांड वैल्यू काफ़ी बढ़िया है, जहां पर आपको रॉबस्ट जो है आउटलुक आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर भी आपको स्पेस में आपको बढ़िया मोमेंटम जो है कंज्यूमर्स के तरफ से आता जा रहा है। और ऐसी ब्रांड्स जहां पर अगर आपको दिखेगा कि लगातार जो नए प्रोजेक्ट्स की जो डिमांड है वहां पर बहुत अच्छी रॉबस्ट होती हुई जा रही है। और आपको अगर आप कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो अच्छे कंपैरेटिवली अगर आप वैल्यूएशन जो है वहां पर मिलता है, तो प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट जो है एक बढ़िया बेट बन जाता है। इसलिए ड्यूरेशन रखेंगे 12 महीनों का और टारगेट रखेंगे 530 का। बिल्कुल अरमान, और रियल एस्टेट स्पेस में तो ये एक प्रीमियम कहीं ना कहीं माना जाता है कि इनकी जिस तरह की प्रोजेक्ट्स आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रेस्टीज एस्टेट्स को लेकर तो पॉजिटिविटी बनती है। और साथ ही जिस तरह से रेट पॉज हुआ है और डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, आपको क्या फील हो रहा है कि रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि आप रियल एस्टेट ट्रैक करते हैं, तो आपका क्या रुझान है इस पर, मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए ट्रेडर्स डायरी में नेक्स्ट टाइम मैं भी कोई स्टॉक ले सकता हूँ। नहीं, देखिए मैं आपको शायद हमने ही अगर करें कि आप 1 या 1.5 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है, जब 1 साल पहले भी नहीं, अगर आप देखें इन सब कंपनियों की जब एनुअल रिपोर्ट रिलीज हुई थी तब एक चीज़ अपने लिंक करके भी बताया था। आप इन सारी कंपनियों के FY22 का एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, सारी कंपनियों का जो बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, एक चीज़ सबने कही कि हमको ये लग रहा है कि ये जो बड़ा साइकिल है जो रियल एस्टेट में जो कब से पॉज था, ये साइकिल जो है वापस आता हुआ दिख रहा है। और ये एक कंपनी नहीं, आप किसी भी कंपनी का ओवरऑल रियलिटी देख लीजिए, कोई भी कंपनी उठा के देखिए, बड़ी कंपनी, सब एक चीज़ कॉमन बोल रहे थे। और अब तो रेट पोज हो गया, और जैसे रेट पोज हुआ तो वो रियल एस्टेट वन ऑफ द ऐसा सेक्टर था जहां पे आपको दिखेगा उसी दिन काफी बढ़िया मोमेंट आता हुआ दिखा, काफी बड़ा स्पाइक, बहुत बड़ा स्पाइक था और रेगुलरली कंटिन्यू रहा। और उसके पहले भी आपको दिख रहा था। हालांकि अगर आप कुछ प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो तो जो टैक्स में जो एडवांटेज है उसके चलते भी 31 मार्च में हुआ था। पर जितना भी मैं थोड़ा बहुत भी ब्रोकर से भी मैंने बात करी है, ओवरऑल की पर्सपेक्टिव ये दे रहे हैं कि जो रियल एस्टेट प्रीमियम रियल एस्टेट है वहाँ पर डिमांड काफ़ी बढ़िया है और अच्छी खासी डिमांड है। तो उस हिसाब से रियल एस्टेट पे तो कंपैरेटिवली मैं काफ़ी बुलिश हूँ। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों के हिसाब से जो मैंने स्टॉक लिया है वो है वेल्सपन एंटरप्राइजेस, क्योंकि जैसा कि अगर आप देखें Q4 के लगातार आप शेयर होल्डिंग अपडेट्स जो हैं वो आते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर FIs ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। हिस्सेदारी कितनी बढ़ाई है? हिस्सेदारी उन्होंने 2.5% से बढ़ाकर लगभग 3% के आसपास कर दी है। सिर्फ इसी क्वार्टर की बात नहीं करें, अगर आप देखें कि इसी क्वार्टर में यही तो हिस्सेदारी है, अगर आप टोटल नंबर ऑफ FPIs देखेंगे तो वो भी 50 से बढ़कर आपको लगभग 60 होते हुए दिखे हैं। उसके पहले भी अगर आप देखें जून में 2.21 थी, फिर बढ़कर सितंबर में 2.25 हुई, फिर दिसंबर में बढ़कर 2.51 और अभी अगर आप देखेंगे तो 3% के आसपास होती हुई दिखी है। तो जहां पर जैसा कि अभी कुशल ने बताया कि जहां पर FIs की लगातार हम सोच रहे हैं कि इस चीज़ की हमको दिक्कत हो जाती है कि वो बिकवाली कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर वो थोड़ा थोड़ा ही करके अगर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो वहां पर आपको कंपैरेटिवली थोड़ा कन्विक्शन हो जाता है। तो इस खबर के हिसाब से वेल्सपन एंटरप्राइजेस बाय करना है, टारगेट रखेंगे 140 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 134.2 का। चलिए बिल्कुल, तो वेल्सपन एंटरप्राइजेज FIs की तरफ से खरीदारी होती हुई दिख रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर आज यहाँ पर बाई कर सकते हैं। खबरों पे मेरी तरफ से है स्टॉक जाइडस लाइफ साइंस का। अब आप देखिए यहाँ पर खबर आती हुई दिख रही है कि इनको फाइनल अप्रूवल मिल गया है US FDA से एस्ट्रेडियल ट्रांसडर्मल सिस्टम्स के लिए। अब एनुअल सेल्स अगर आप देखेंगे इस दवा की तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, करीबन 15 करोड़ की है, पर जिस तरह से फार्मा स्पेस पूरे मोमेंटम में है, कल भी आप देखिए ये काउंटर ऑलमोस्ट 3% तक चलता हुआ दिखा था, लुपिन ऑलमोस्ट 6-6.5% तक की तेज़ी दिखी थी। एंड अक्रॉस द बोर्ड फार्मा स्पेस पे अब खरीदारी वापस से लौटती हुई दिख रही है, तो सेक्टर रिवर्सल एक उसका बड़ा सपोर्ट है। तो छोटी सी भी अगर कोई खबर आती है पॉजिटिव साइड पर
तो वो हो सकता है काउंटर के लिए बड़े गेन्स में ट्रांसलेट होती हुई नजर आए। तो जाइडस लाइफ साइंस इस वजह से 530 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करिए। 508 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और माई चॉइस कैटेगरी में जो स्टॉक्स मेरी तरफ से मैंने चुने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है एक बिकवाली का कॉल, और वो है LTI माइंट्री पर। अगर आप देखेंगे तो आईटी काउंटर्स पर लगातार बियरिश हूं मैं, और जिस तरह से अभी मूड माहौल बना हुआ है TCS और इन्फोसिस के नंबर्स के बाद, मुझे लग रहा है कि LTI माइंट्री अभी भी बिकवाली का कैंडिडेट बना हुआ है। कल के सत्र में हालांकि अगर आप देखेंगे तो 2-3 काउंटर्स में अच्छी तेजी या अच्छा रिबाउंड आपको देखने को मिला है, पर LTI माइंट्री उसको सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो आगे चलकर हो सकता है कि इसके नंबर्स रिलेटिवली जितना भी अनुमान है उससे और ज्यादा खराब आते हुए दिख सकते हैं। तो हो सकता है इन्वेस्टर यहाँ पर बिकवाली अभी भी जारी रख रहे हैं अपने। तो कंटिन्यूअस वीकनेस है चार्ट पर, यहाँ पर बिकवाली कर चलिए 4200 रुपए के टारगेट के लिए, और आपका स्टॉप लॉस बनेगा 4370 रुपए का। दूसरा कॉल है SBI पर, यहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल अगर आप बैंक्स की तरफ देखें तो बाजार की गिरावट में खासकर अगर आप PSU बैंक्स, यहां पर बड़ा सपोर्ट आता हुआ दिखा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जब अपडेट्स आए थे तब भी मैंने आपको ये काउंटर बताया था, और कल के सत्र में भी ये तेजी के मूड माहौल में ही था। तो ओवरऑल जिस तरह से अभी सिनेरियो बना हुआ है पूरे के पूरे बैंकिंग स्पेस के लिए, बाजार का दिग्गज PSU बैंक है SBI पर खरीदारी करने के लिए अभी भी राय मेरी बरकरार है। 560 रुपए के टारगेट आज के लिए बनाएं, और 535 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है मेरी तरफ से IGL पर। IGL पर खरीदारी करने की इसलिए राय बन रही है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिख रही है, और वो है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। और IGL पर यहाँ पर 495 रुपए के आसपास की प्राइसिंग रही है। फ्यूचर्स में खरीदारी कर चलिए। 520 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना है 485 रुपए का। देखिए माय चॉइस में पहले 2 स्टॉक लिए हैं मैंने, वो है वोल्टास और ब्लू स्टार्स का। दोनों का तर्क सिमिलर है। आपको लगातार दिखेंगे कि खबरें आती हुई दिख रही है कि हीट वेव्स कहीं ना कहीं राज्यों में या फिर कहीं ना कहीं एरियाज में आपको हीट वेव्स आती हुई जा रही है। गर्मी जो है उस हिसाब से अगर आप देखें तो लगातार जो है बढ़ती हुई जा रही है। और ओवरऑल अगर आप उस एस्पेक्ट से देखें तो इन दोनों कंपनियों के लिए जो AC कूलर दोनों के लिए है, तो वो हो सकता है कि कंपैरेटिवली यहाँ पर आपको अच्छा जो है कारोबार बिजनेस जो है आता हुआ दिखे। वोल्टास के लिए बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 950 का और ड्यूरेशन रखेंगे 6 महीनों का। सिमिलरली ब्लू स्टार का भी यहाँ पर भी बाय करना है, टारगेट रखेंगे 1650 का और ड्यूरेशन रखेंगे 6 महीनों का। और तीसरा और आखिरी स्टॉक जो लिया है वो है GIC, क्योंकि तर्क वही है जिस IC से लुम्बार्ड जिस तर्क से दे रहे हैं, कुशल ने दिया है कि नतीजे उनके काफ़ी बड़े आते हुए दिखे। तो हो सकता है इस स्पेस में अगर आप देखें तो GIC की कंपैरेटिवली हो सकता है कि नतीजे जो हैं बेहतर आते हुए दिखे। तो GIC आपको यहाँ पे बाय करना होगा, टारगेट रखेंगे 152 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 145 का। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सिनेरियो यहाँ पर GIC के लिए भी अच्छा मजबूती का बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से ओवरऑल ICICI लोम्बार्ड के नतीजे आते हुए दिखे हैं। तो चलिए हमने माई चॉइस कैटेगरी के सभी स्टॉक्स जो है आपको बता दिए हैं, पर एक क्विक रिकैप जितनी भी हमारी कैटेगरीज रही है उसका कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट में सोम डिस्टिलरीज, जिस तरह से पॉजिटिव अपडेट कंपनी का आता हुआ दिखा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन पर वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपडेट है, जो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ है। साथ ही मेटल काउंटर्स में JSW स्टील समेत तमाम मेटल काउंटर्स मुझे ऑलरेडी पॉजिटिव लग रहे हैं। ICICI लोम्बार्ड 1140 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको यहाँ पर भी खरीदने की राय है, जिस तरह से नंबर्स आए हैं। AB फैशन कंटिन्यूअस वीक चार्ट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है। IPL स्टॉक में ब्रिटानिया पसंद आ रहा है, अच्छा FMCG प्ले है। जाइडस लाइफ साइंस यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, पॉजिटिव खबर यहाँ पर आती हुई दिखी है। और माई चॉइस कैटेगरी में LTI माइंट्री में तो बिकवाली है, पर SBI और साथ ही IGL में आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में बेस्ट पिक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगले 1 साल में 1400 रुपए के टारगेट्स दिखा सकता है। मुझे लग रहा है कि आगे चलकर EV शेयर, इनका मार्केट शेयर गेन होता हुआ दिख सकता है, जिस तरह से XUV 400 की बुकिंग्स आती हुई नजर आई है। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में हमें से प्रॉपर्टीज़ बढ़िया लग रहा है। फ्यूचर्स में रिलायंस के जो है फ्यूचर सेल करने हैं, क्योंकि जो विंडफॉल टैक्स की खबर आती हुई दिखी है। ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको ONGC का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करना होगा। टेक्निकली मनापुरम फाइनेंस बढ़िया दिख रहा है। फंडामेंटली ICICI प्रूफ जो स्पेस है काफ़ी बढ़िया है। IPL स्टॉक के हिसाब से प्रेस्टीज स्ट्रीट प्रोजेक्ट जो है वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। खबरों के हिसाब से वेल्सपन इंटरप्राइजेस जहाँ पे फाइज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। माई चॉइस में वोल्टास और ब्लू स्टार दोनों अगर आप देखें जो हीटवेव्स की खबरें हैं वहाँ पर आपको मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। और अंत में अगर आप बात करें GIC की, जहाँ पर लोम्बार्ड की जो नतीजा है वहाँ से फायदा होता हुआ दिखेगा। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक होगा वो है प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट, जो जिस स्पेस में है वो तो काफ़ी बढ़िया है और कंपनी का ब्रांड भी काफ़ी बढ़िया है। तो उस हिसाब से प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स देखिए
अब अगर देखें कंपनी ऑलरेडी सारी पिक तो हो चुकी हैं, बल फिर भी जैसा कि आपने कहा कि अभी फिर भी वहाँ पर आप ग्लोबली देखें या फिर हमारे मार्केट्स में देखें तो कई सारी अगर आपको क्लैरिटी है तो उन सब क्लैरिटी के लिए चलते हैं हम दीप सर और अनिल सर के पास। दीप सर हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ओवर टू यू। मॉर्निंग अरमान, मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल थोड़ी सुस्ती के मूड में आ गए हैं। बड़ी तेजी के बाद ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े डल हो चुके हैं। हमारे बाजार भी 2 दिनों से कंसोलिडेशन का ट्रेंड दिखा रहे हैं कि आज कंसोलिडेशन की हैट्रिक होगी या फिर मिडवीक सेशन में रेंज से आप बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं संकेत और कहां रखनी है आपको नजर, आइए बताते हैं। शेयर बाजार लाइव की करते हैं शुरुआत।